विद्यार्थियों, यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए, पीएचडी शोध के लिए, रिसर्च पेपर लिखने के लिए, एमए हिंदी के लिए, बीए के लिए और हिंदी के सिलेबस को समझने के लिए कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी सभी की व्याख्या, उनके मर्म भाव को समझने के लिए आप हमारे चैनल पर आइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो पूरा सुनिए। आपको हम जिस विषय पर वीडियो बनाएंगे, जिस विषय पर बातचीत करेंगे, उस विषय की संपूर्ण और पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। शेखर जोशी हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। उनकी कहानी कोसी का गठवार 1968 में हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना में प्रकाशित हुई थी और उसी के नाम से फिर उनका कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ था। उनकी दूसरी कहानी है दाजू, वो भी बहुत फेमस है। और उत्तराखंड या कुमायूं के जो लेखक है जिसमें कि सुमित्रा नंदन पंत है, उनके बाद शेखर जोशी का नाम लिया जाता है। शेखर जोशी ने वहां की जीवन की विडंबनाओं को अपनी कहानियों में बहुत ही गहराई के साथ अभिव्यक्त किया है। और कहानीकार की देखिए अपनी अलग भूमिका होती है, कवि की भूमिकाएं अलग तरह की होती है। हो सकता है कहानी कई बार पढ़ने में या उसको सुनने में शुरू में समझने में समस्या आ सकती है, लेकिन कहानी अपने कलेवर में समाज के संपूर्ण आख्यान को हमारे सामने रखती है। शेखर जोशी के और कथा जो संग्रह है वो है साथ के लोग 1978, हलवाहा 1981, नौरंगी बीमार है 1990, मेरा पहाड़ 1989, डागरी वाला 94, बच्चे का सपना 2004, आदमी का डर 2011, एक पेड़ की याद, उनका प्रतिनिधि कहानियों का संग्रह है। तो शेखर जोशी ने पर्याप्त लिखा है, एनफ लिखा है। उनकी ये जो कहानी कोसी का गटवार है, कोसी नदी का नाम है और गटवार वो है कि जो मतलब चक्की चलाता है ना, चक्की वाला आदमी है, उसकी एक त्रासद प्रेम कहानी है। पहाड़ का जीवन और गांव का जीवन, उस दौर की बात है, इतना संसाधन नहीं है और किस तरह से जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो लड़की उसे नहीं मिलती है और वो फौज की नौकरी करके जब वापस लौट के आता है तब तक जिंदगी 15 साल में दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। उसी त्रासदी को, उसी पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। उसी दौर की कहानी है तीसरी कसम, रेणु की फेमस कहानी है। देखिए वो भी एक त्रासदी कहानी है। प्रेम में मिलन होना एक अलग बात है और त्रेसदी की तरफ जाना, त्रासदी की तरफ जाना, दुख की तरफ जाना अलग बात है कि अंततः प्रेमी प्रेमिका मिल नहीं पाते हैं। तो हिंदी कहानी में इस प्रकार का अंतर्विरोध हमेशा भी रहा है और वो एक समय भी था कि उस दौर में अक्सर प्रेम कहानियां या प्रेम करने वाले लोग असफल होते थे, या तो सामाजिक दबाव के कारण या किसी अन्य परिस्थिति के चलते, और उनको जिसकी चाह थी वो नहीं मिल पाता था। आज का समय और परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है, तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि आज प्रेम में असफल होने के दूसरे कारण हैं। तो कोसी का गठवार जो कहानी है हम उसको पढ़ेंगे और मैं आपको बीच बीच में कहानी का भाव मर्म समझाता चलूंगा और कहानी में कहाँ उतार चढ़ाव आता है। छोटी कहानी, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन बहुत ही मार्मिक और प्रभावशाली कहानी है। गुसाई इसका नायक है और लक्ष्मा इस कहानी की नायिका है। गुसाई का मन चिलम में भी नहीं लगा। महल की छां से उठकर वह फिर एक बार गठ यानी पन चक्की के अंदर आया, यानी वो चक्की चला, मैंने कहा आटा पीसने का काम करता है। गटवार इसको गट कहा है, इसलिए गट यानी चक्की। पहले गट्टी हुआ करती थी गाँव में, तब उसको अगर शहरी या मॉडर्न भाषा में कहेंगे तो चक्की कहते हैं हम लोग। तो ये वही चक्की पर चलाने वाला आदमी है और उसी की कहानी। और उसकी जो प्रेमिका वहाँ आटा पिसवाने के लिए आती है बहुत वर्षों बाद में, तब वो कैसे पहचानता और क्या नहीं होता है और वापस चली जाती है वो, और दोनों के बीच का जो पहले का प्रेम था वो कैसे अधूरा अधूरा ही रह जाता है और अंततः वो त्रासदी बनी रहती है। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़ कर एक ढेर बना दिया।
बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे ये जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। गट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे वह तक झुककर वह बाहर निकला। गट यानी घर का जो प्रवेश द्वार था छोटा था, इसलिए सिर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा साला, सुबह से अब तक 10 पंसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया। कैसी अनहोनी बात। यानी चक्की धीरे धीरे पीस रही है, इसलिए उसको शायद समय ज्यादा लग रहा है, इसलिए वो इस दर्द को, इस पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहा है। बात अनहोनी तो है ही है। जेठ बीत रहा है, यानी कि गर्मी का मौसम बीत रहा है। आकाश में कहीं बादलों को नामो निशान भी नहीं। अन्य वर्षों में अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी। धान रोपाई यानी कि वो हिमाचल या पानी का इलाका, तो वहाँ चावल की खेती होती है, इसलिए वो धान के बारे में बोल रहा है। अन्य वर्षों में अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियां सूखी जा रही है। नाले, छोटे नाले, गुलों के किनारे की गट महीनों से बंद है। कोसों के किनारे हैं, कोसी के किनारे हैं गुसाई का ये घाट, यानी उस कोसी नदी, मैंने कहा ना कोसी नदी है वहां पर, उस नदी के किनारे पर उसने अपना गट्टी लगा रखा, चक्की लगा रखा, वहां आटा पिसता है वो। पर इसकी भी चाल ऐसी कि लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे उसकी चक्की भी चलती है। चक्की के निचले खंड में पछिर पछिर, छचिर छचिर की आवाज के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती, और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे जाए। मथनी जो होती है, जिसमें छाछ मिल होते हैं। छप 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 पुरानी फौजी पेंटों को घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी की गुल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्राय आधा फर्लांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेर कर पानी का बहाव गट की गुल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध के एक दो स्थान पर निकास बंद किया, और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घाट के पास आ गया। यानी कि जो नदी थी वहां, मतलब पानी का निकास था, उसको रोकने के लिए था, क्योंकि गर्मी का मौसम है, पानी जल्दी खाली हो रहा है, तो उस लिहाज से भी पानी रोकना चाहता था। और बारिश इस बार हो नहीं रही है, तो उस लिहाज से भी पानी की महत्ता, पानी की कीमत क्या वो समझ रहा है। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के व्रत में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में भी थोड़ा गेहूं शेष था, वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सिरे पर पिसान रखे उसकी ओर आ रहा था। पिसाने के लिए कोई लोग आ रहे दूर दराज से, तो आटा अनाज लेकर के। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज दे दी, ए हो, यहाँ लंबर देर में आएगा, यानी कि समय लग जाएगा। 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के गट में देख लो। कहता है कि तुम ऊपर जो चक्की उसमें चले जाओ, हमारे यहाँ पर बहुत अनाज पड़ा हुआ है और तुमको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए तुम उस चक्की में चले जाओ हमारी चक्की को छोड़कर। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। ऊंचे स्वर में पुकार कर बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा लंबर नहीं लगा दोगे। कहता है कि थोड़ा अर्जेंट है। गुसाई होठों ही होठों में मुस्कुराया, साला कैसा चिखता है, जैसे गट की आवाज इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। महल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़गुड़ करता धुआं उड़ाता रहा। चिलम पीता है ना। खसर खसर चक्की का पाठ चल रहा था। देखिए आवाजों का भी कितना महत्व होता है। रचनाकार उन आवाजों को कैसे अपनी रचना में दर्ज करता है। किट 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 खप्पर के दाने गिराने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। छिचिर छिचिर की आवाज के साथ मथानी पानी को काट रही थी। पत्थरों के बीच में टकने टकने तक फैला पानी क्या आवाज करेगा। पानी के गर्भ से निकलकर छोटे छोटे पत्थर भी अपना सिर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप।
कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का अप्रिय स्वर नहीं, यानी कि बिल्कुल शांत इलाका एकदम, जैसे कोई है ही नहीं है। बाकी शहर में देखिए आप, ट्रैफिक और आवाज और धुआं धक्कड़ में तो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। यहाँ पर तो इतना अधिक भीड़ भक्कड़ हो गया है, क्या ही करेंगे आप। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही गेट के अंदर टच पड़े पिसान के थैले को देखकर दो चार क्षण ही बातचीत का आसरा ही होता। सोच रहा है कि वैसे भी इतना पिसान देकर वापस चला जाता हूँ, लेकिन कुछ उससे मेरी बातचीत हो जाती तो मेरा अकेलापन कम से कम होता। मैंने उसे क्यों मना कर दिया। कभी कभी गुसाई को अकेलापन काटने लगता है। अब वो बिल्कुल अकेला है ना, तो एकदम उस से परेशान हो जाता है। सूखी नदी के किनारे का अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है। सिर्फ नदी की बात नहीं है, जीवन में भी उसके आगे पीछे कोई नहीं है। और ये अकेलापन किस तरह से, मतलब उसका साथी नहीं बल्कि उसका दुश्मन बन गया। उसको समय को गुजारना, उस सारी चीजों को समझना जैसे उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो गया। और उसे हमेशा किसी के साथ की आवश्यकता महसूस होती, लेकिन उससे बात करने वाला, उससे संवाद करने वाला वहां पर कोई भी नहीं है। वही जिसे अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। कुछ भी ठिकाना नहीं है उसका। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुसाई ने खोला। गुल में चलते हुए वह हिस्सा थोड़ा भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की शीतलता अच्छी लगी। पेंट की सलवटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुसाई सोचने लगा। इस पेंट की बदौलत ही अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। पुरानी, बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवलदार साहब की पेंट की बात उसे नहीं भूलती। ताकि इस पेंट के चक्कर में ही हमारे जीवन में अकेला बनाया, नहीं तो शायद मेरा ब्याह हो चुका होता और मुझे इस प्रकार की अकेली और तन्हा जिंदगी न गुजारनी पड़ती। लेकिन क्या ही करें, उन बातों को वो याद नहीं करना चाहता है। क्यों, बातें याद करने से और कष्ट होता है और पीड़ा होती है। ऐसे ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट, वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था। पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। यानी कि जब वापस, फौज की नौकरी 15 वर्ष की होती, कम ही नौकरी होती है, जल्दी रिटायरमेंट मिल जाता है। तो उस नौकरी को पूरा करके जब वापस लौटता है, तब तक पता चला उसकी जिंदगी का सारा बैकग्राउंड ही बदल चुका था। क्या करता हो, पेंट के साथ और भी कितनी ही स्मृतियां मुखर है। उस बार की छुट्टियों की बात, कौन महीना, हाँ बैसाख ही था। सिर पर क्रास खुकरी के क्रेस्ट वाली काली किश्तीनुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी पहने वह पहली बार एनुअल लीव पर आया था। मतलब साल साल की छुट्टियों पर। तो चीड़ वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोट एकदम भर गया था। चाचा का गोट यानी जो घर था उनका, ठसाठस। बस बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियां वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बिठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़िया हल्दानी के तंबाकू का लोभ नहीं था। कल के शर्मिले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था। पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहां नहीं थी, है ना। मतलब पहली बार नौकरी करके आया, साल में तो लोग, गांव में तो लोग मिलने के लिए आते ही हैं, लेकिन वो कह रहा है कि वो जिसको खोज रहा था उस भीड़ में, वह उसको नजर नहीं आ रही थी। उसे किसी और की ही तलाश थी। और ये कहानी उसी पर आधारित है पूरी। नाले पार के अपने गांव से भैंस की काटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गुसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बुढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे, आजकल गुसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी गियर
की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट, बीड़ी या गपशप के लोभ में। ये नॉर्मल बातें, आते ही हैं लोग। उस दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देकर वह छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया। मतलब वो कुछ लेने जा रही थी जंगल में पशुओं के लिए, तो उसने कहा कि चलो ये मौका है, आसानी से मिल सकते हैं, और उसने मुलाकात के लिए वहां निकल जाता है वो। क्योंकि उस इन्वायरमेंट में एक स्त्री पुरुष का मिलना बहुत मुश्किल होता है, तमाम तरह के दबाव, तमाम तरह की समस्याएं होती है। शहर का जीवन एकदम डिफरेंट होता है, और वो समय 1958 का समय है। आप याद कर सकते हैं कि कितने सारे बंधन, कितनी सारी सीमाएं होती है। तो उसका उससे मिलना मुश्किल था, तो क्या बहाना बना के जाता है। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सिर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल, कोई फल होता है सीताफल की तरह। खेल खेल में काफलों की चीना जपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकल जाएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंसती थी। वो कह रहा कि यहाँ रख जाना था कि मैं इसको फाड़ करके अपनी बाह की कुर्ती बना लूंगी। पुरानी बात क्या कहा था गुसाई ने, याद नहीं पड़ता, तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ, या कुछ ऐसा ही। उसने कहा कि तुम ये क्यों लोगी, तुम्हारे लिए मैं सबसे महंगी वाली मखमल की कुर्ती लेके आऊंगा। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई, पहाड़ी पार के रमुआ ने, जो तूरी सिरान लेकर उसे ब्याहने आया था, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माँ बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम। लक्ष्मा के बाप ने कहा था कि इसका आगे पीछे कोई नहीं, ये तो फौज में नौकरी करता है, और कल चला गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। इसलिए उसके पिता ने इसको लक्ष्मा से ब्याहने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। मतलब उसको जानने के लिए बहुत बहुत तरीके से उसने कोशिश की। उसी साल मंगसीर को ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी थी, खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पठाका, बड़ी हंसमुख है, तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नजदीक ही है, लक्ष्मा लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। अब देखिए वहाँ किसी जिससे ब्याह होता है वो लोग वहाँ बात करते हैं, तो अब इसको दुख होता है, लेकिन अपने दुख को कैसे व्यक्त करे, इसलिए बात छुपा देता है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रम डे था उस दिन। हमेशा आधा पेग लेने वाला गुसाई उस दिन 2 पेग रम लेकर अपनी चारपाई पर पड़ गया था। हवलदार मेजर ने दूसरे दिन पेशी करवाई थी, मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, साला एडिटू जेस्ट, है ना। मतलब कुछ काम था, नहीं कर पाया, तो उसका कुछ आर्मी का अपना नियम होता है, उसके हिसाब से इसकी पेशी पड़ जाती है। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगा नाथचू की कसम, जैसा तुम कहेंगे वैसा ही मैं करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। जब वापस आ रहा था तो उसने कहा था कि हमारे पिताजी मना करे या कुछ भी मना करे, लेकिन हम तुम कहोगे वैसे ही करूंगी। और उसने उससे प्रॉमिस किया था, लेकिन वो प्रॉमिस निभा नहीं पाई थी, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। चाहे घर का दबाव हो या दुनियादारी की चीजें हो, या उसके भीतर इतना साहस नहीं था कि सबके सामने विद्रोह कर सके। तो उन सारी चीजों को समझने और समझाने के क्रम में वो क्या कहती है, वर्षों से वह सोचता है कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। गंगनाथ को देवता है उनके आगे जिसकी लोग शपथ खाते हैं। तो वो कहता है कि कभी मिलेगी वो तो मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि जब तुमने मुझसे वादा किया था तो फिर तुमने कैसे तोड़ दिया। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया, पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी ये वह नहीं जानता। लड़कपन
से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए थे। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलट पलट कर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटरी ट्रांसफर लेने वालों की लिस्ट में नायक गुसाई का नाम ऊपर आता रहा। लगातार 15 साल तक वो घर गांव लौट के नहीं आया, क्योंकि वहाँ ये अलग तरह की समस्या थी ना। प्रेमिका का ब्याह किसी से हो गया तो किसके लिए यहाँ पे आए, तो इसलिए उसने वॉलंटरी को ट्रांसफर होता उसको लेता रहा हमेशा, और 15 साल की नौकरी करता रहा। लेकिन उसके बाद तो उसको आना ही था लौट के, ना कहाँ जाता फिर। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था और खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। अब लक्ष्मा से ही उसको प्रेम करना था, शादी करनी थी, इसलिए जिंदगी में किसी दूसरी तरफ बढ़ा नहीं और समझे कि वो फिर अकेला ही रह गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द अक्षर कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने। लेकिन अब समय बहुत ज्यादा बीत चुका था। पर नदी के किनारे की यह तपती रेत, पनचक्की की खटर खेटर और बिहल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन कुड़कुड़ाना गुसाई, और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन निस्तब्ध सुनसान। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। अब देखिए सब कुछ वहां चक्की चला रहा है ना, तो कहानी फ्लैशबैक में चल रही है ना। लेकिन अब उसका अचानक ध्यान कैसे टूटता है, देखिए क्या होता है। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी के सिर पर बोझ लिए एक नार आकृति उसी ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा यहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी के चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे यहाँ तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्ला कर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत के कारण वह तंग हो चुका था। इस कारण आवाज देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। कुछ दिखता है इसको, कोई स्त्री आ रही है, और वो हमेशा लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोलता था ना कि मत आओ, बहुत बहुत अनाज पड़ा हुआ, बाद में आना बाद में आना। तब उसका मन थक गया था वो भी। चक्की की बदलती आवाज को पहचान कर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। खिटखिट का स्वर बंद हो गया। वो जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छिछिर छिछिर की आवाज भी अपेक्षाकृत कम हो सुनाई दे रही थी। केवल चक्की के ऊपर वाले पार्ट की घिसटती हुई घबराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे गट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर। कब बारी आएगी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। सिर पर पिसान रखे एक स्त्री उसे पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का सिरा उसके मुख से आगे आ गया था। गुसाई उसे ठीक नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। मतलब उसकी आवाज सुनकर उसे लगा कि इसकी आवाज शायद मैंने पहले कहीं सुनी हुई है। वो उसका चेहरा देखना चाहता था, लेकिन जो थैला था ना मुंह पे आ गया उसके, इसलिए देख नहीं पा रहा है वो। अपनी आशंका का समाधान करने के लिए वो बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किट किट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। गट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था और अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वही शब्द दोहराए। अब वह भी तेज धूप में बोझा सिर पर रखे हुए गुस्साई गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई न टाल पाया। उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही ढीला पड़ा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार की अन्य विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। स्त्री ने ऐसा कुछ
रिक्वेस्ट नहीं किया उसको, क्योंकि उसको भी आटा चाहिए था शाम में ना, वो आज के लिए कल के लिए रख नहीं सकती थी, क्योंकि उसको आज ही तो चाहिए था सब कुछ। अगर उसके पास कुछ घर में होता तो शायद रख के कल ले जाती, लेकिन ऐसा उसके लिए मुश्किल था, तो वो चली जाती है। गुसाई कमर झुकाकर घट के बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों पर सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर वह एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस आती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज देकर उसने बुला लेने को उसके मुंह से बोला, परंतु आवाज न दे सका। एक झिड़क, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई थी। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को रोक नहीं सक पाया। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया था। स्त्री ने आवाज नहीं सुनी। इस बार गुस्साई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी उसे बुला रहा है, या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हो जी? गुसाई ने स्वस्थ स्वर में कहा, हाँ ले आओ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की छांव में चला गया। है ना, उसको बुला लिया वापस, लेकिन वो नहीं चाहता था कि अचानक उससे मिले, है ना, पहली बार में। इसलिए वो कुछ ऐसे काम कर रहा है ऐसा दिखा करके, क्योंकि लक्ष्मा को तो पता नहीं था कि वो मुझे पहचानता, लेकिन इसको तो पता था कि लक्ष्मा है, उसको पहचान लिया था उसने। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रख आई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोट से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। महल के पेड़ की छाया को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी की ओर चलने लगी। टप्पर राह का बाहर खुला ही था, तो वहां मतलब छाया की जरूरत थी, तो कहाँ बैठे, चक्की चल रही है, आवाज भी आती है ना, तो बाहर के पेड़ की छाया के बाहर जाके वो बैठ जाती है, सूर चली जाती है। गुसाई की उदारता के कारण स्त्री ऋणी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर की घट में भी न जाने कितनी देर से नंबर मिलता। वो आशीर्वाद देती, उसको नहीं पता था कि ये कौन आदमी है, तो कहते कि आपने बड़ी मेहरबानी की। अजात संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुस्साई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखी। इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? है ना, वो कहता है कि तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे, खुश रहो तुम, लेकिन तुम बताओ कि मायके कब, ससुराल से मायके कब आई तुम लौट के? क्योंकि इसको भी तो नहीं पता था कि इसका पति मर चुका और उसकी क्या स्थिति है। दोनों अभी तक एक दूसरे के बारे में कुछ जान नहीं रहे हैं। गुसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। है ना, उसने इस बात का एहसास नहीं करवाया कि वो लक्ष्मा के लिए सच में कोई विशिष्ट व्यक्ति है। दाड़िम की छाया में पान पतेल झाड़ कर बैठते लक्ष्मा ने शंकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगती तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य नहीं होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम पर की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखते हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वो उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी? शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए कट लगवा लिया। गुसाई ने उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए कहा और होठों पर मुस्कान लाने की उसने असफल कोशिश की। कुछ क्षणों तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर गुसाई नहीं पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों से लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निर्देश तोड़ने लगी और गुसाई पतली सीख लेकर आग को कुरेदता रहा।
बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तुम अभी और कितने दिन मायके में ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सिर नीचा की आंसू गिराने लगी थी। उसका दुख अलग था ना, क्योंकि उसका पति तो मर चुका था और ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। उसका एक बच्चा भी था, उसका पालन करना, सब कुछ करना था। इधर यहाँ मायके में भी उसे कोई पसंद नहीं कर रहा था। तो बिल्कुल संकट या दुविधा में फंसी हुई थी वो। तो अपना दुख कैसे बताएं वो, कि उसकी जिंदगी में कितना कष्ट चल रहा है। बस रोने लगी वो। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों से अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में काला चरेऊ सुहाग चिन्ह नहीं था। हतप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। जो महिलाएं पहनती है ना सुहाग के लिए, तो उसके गले में नहीं था, तो उसे लगा कि इसका पति तो नहीं है। और उसे अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर खुद गुस्सा आ रहा था कि मैंने इसको क्यों कष्ट दिया, मैंने इससे क्यों पूछा ये सब। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछते हुए अपना टुकड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है। नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कभी कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी को नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी है, सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी का लेना देना नहीं है। जंगलात का टीसा ढो ढोकर अपनी गुजर कर लूंगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाड़िम के वृक्ष से पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मुड़कर बैठी थी। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। यानी 15 वर्षों में जिंदगी कितनी बदल चुकी होती है, इस बात को उसे भी समझ में आ गया। लेकिन उसे तो 15 बरस पहले की लक्ष्मा का चेहरा दिख रहा था। कितनी तेज धूप है इस साल, लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा। प्रसंग बदलने के लिए ही जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहाँ लक्ष्मा बैठी थी। दाढ़ी की फैली फैली अधढकी डालों से चढ़कर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबो रही थी। गुसाई एकटक उसे देख रहा था। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई ने का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आजा छांव में, कहता हुआ गुसाई एक जमाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं नहीं ठीक है, कहकर लक्ष्मा ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। कट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गुसाई कुल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर गट के अंदर जाकर पीतल और एल्यूमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक कालिक पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुंह मुंह कर कर कह गया, चाय का टाइम हो रहा है, पानी भूल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सट कर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुंच गया है। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर मां से किसी चीज के लिए जिद कर रहा है।
मतलब उसका दूध पीने के लिए स्तन की तरफ जा रहा है। एक बार झुंझला कर लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौट कर घर जाएंगी, इतनी सी देर में मरा क्यों जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर गढ़ में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। महल के पेड़ की ओर आते समय उसने हाथ में तो एक बर्तन और ले लिए। लक्ष्मण ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक एल्यूमिनियम का मग और एक एल्यूमिनियम की मेस्टीन में गुसाई ने चाय डालकर आप आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। चाय पीने के बाद वो रोटी भी बना रहा है, क्योंकि उसके यहाँ तो रोटी बनाने वाला कोई है नहीं है। तो लक्ष्मण देखती कि खाना भी बना रहा है, रोटी भी बना रहा है। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिका कर लक्ष्मण उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसका कर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गुसाई ना न कर सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबियां सरीकी रोटियां चूल्हे में सिकने लगी। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडोल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मण के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खंड खंड का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो जा सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह मंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौट कर आया तो लक्ष्मण रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों से चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मण ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। है ना, रोटी बना दी उसने तो कहती कि अगर आप चाय के साथ खाना चाहते हो तो खा लीजिए, नहीं कि बाद में तो ये ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टेम से ही खाऊंगा। यह तो बच्चे के लिए स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। न न न जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है। मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मण ने आपत्ति प्रकट की। हाँ, यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में। अब लड़का बोल देता है कि आप झूठ बोल रही है माँ। बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी। वह ध्यानपूर्वक अपनी माँ और इस अपरिचित व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। चुप! आंखें तरेर कर लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा था, है ना। तो उसे खुद शर्म आ गई थी कि मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ। बस यही अनुभूतियां थी कि शायद ये समझ लीजिए कि पहली बार और आखिरी बार लक्ष्मण उसके लिए रोटियां बना रही है, जिस भी रूप में बना रही है। वो भूखा है, बच्चा है, भूख लग गई होगी, डांटने से क्या फायदा। गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर दो रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु मां की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वो ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर कभी मां की ओर देख लेता था। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा और लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, मर, अब ले क्यों नहीं लेता। जहां जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। माँ उस पर गुस्सा कर रही है। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गोसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ रखकर बच्चे के हाथों में दे दिया। बड़ी बड़ी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गोसाई को उत्सुकतापूर्वक दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबोकर खाते खाते गुसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। मजाक करता है वो। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई होकर खोखली हंस रहा था।
कुछ साग भाजी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी व्यवस्था प्रकट की। बोले कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, अब किससे खाता बच्चा बेचारा, कुछ सब्जी भी हमारे पास नहीं है। ऐसी ही खाने पीने वाली की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्वक स्वर में कहा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए रख ले, मेरे पास अभी और है, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था, क्योंकि उसकी पेंशन आती थी ना, तो कह रहा है कि तुम रख लो, हमारा तो और आ जाएगा। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े ही कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहा। कहकर लक्ष्मा ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गोसाई को लक्ष्मा का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, रुकी आवाज में बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है, साला कितना कमाया कितना फूका, हमने इस जिंदगी में कोई हिसाब, पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी। वो कह रहा है कि मैंने भी खूब कमाया खूब किया, लेकिन क्या है, बस किसी की मदद करना। मैं जानता हूँ तुम्हारा वक्त दूसरा है, मेरा वक्त दूसरा है, सब चीजों को समझता है वो, लेकिन उस वक्त से परे भी वो अपनी जो वास्तविकता उसको दर्ज कर रहा है, उसको प्रकट कर रहा है। परंतु गुसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी, पेट का क्या है, गट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए, अपने पराये प्रेम से हंस बोल दे तो बहुत है दिन काटने के लिए। वो कहती है कि बस जिंदगी की जरूरतें हो जाएगी पूरी, और बस आप हमसे इतना हंस बोल के बात कर रहे हो वही हमारे लिए बहुत है। गोसाई ने गौर से लक्ष्मा के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहां कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं से में बंधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ। वह गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंक की दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मा उस ओर पीट के बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के टीन से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकाल कर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घुसते हुए देखकर उसने हाँक दी, शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। क्या करता, आटा कुछ किसी बहाने, चलो आटा डाल देता हूँ, ये हेल्प करता है, पैसा नहीं ले रही है तो। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मा के निकट गया। पिसान पीस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे झिझक हो रही, अटक अटक कर वो बोला, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गोसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वो न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गोसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूकी माफी मांग लेना। भूत परिवार वालों को देवी देवताओं के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मा की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। उसने कहा कि मतलब जो गलती हो गई सो गई, लेकिन उस देवता का जागर करके तुम माफी मांग लेना। पानी तोड़ने वाले खेतिहार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बातें देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी टिक टिक आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी, और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध। यही कहानी है कोसी का गढ़वार, और कोसी की कहानी यही है ना, कि उसकी जिंदगी का अकेलापन कुछ समय के लिए शायद दूर होने वाला था, लेकिन लक्ष्मा आई थी, लक्ष्मा भी चली जाती है बस। और गोसाई को तो सारी उम्र अकेला ही रहना था, तो अकेला ही रहा। वापस लक्ष्मा कब आएगी क्या नहीं आएगी उसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं था। तो इस तरह से एक त्रासद प्रेम कहानी है, उसमें मिलन होता है। मतलब
शादी उसकी पसंद से हुई कि नहीं हुई पता नहीं, लेकिन उसका पति फौज में मारा गया, कुछ न कुछ हुआ तो मर गया वो भी, तो अकेली ससुराल वाले लोगों ने भी उसको वापस स्थान नहीं दिया, इधर भी स्थान देने को तैयार नहीं है लोग। तो कैसे उसकी स्थिति और भी ज़्यादा विडंबनादायक हो जाती है, दुखदायक हो जाती है, वो ये बता रही है या इस बात को कह रही है। तो कहानी की जो त्रासदी है, जो पीड़ा है, वो दोनों तरफ है। उधर लक्ष्मण की अपनी पीड़ा है, अपना दर्द है, अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और इधर गोसाई की अपनी पीड़ा है, अपना अकेलापन है, लेकिन उसके पास भी जैसे कोई रास्ता नहीं है। जबकि चाहे तो दोनों शादी करके साथ रह सकते हैं, लेकिन जमाने की लानत आप जानते ही है, दुनिया इस चीज को कहाँ स्वीकार करती है। और मैंने कहा ना, वो समय था 1958 का। आज जमाना और समाज काफी बदल चुका है, आज उस तरह की संभावनाएं बन सकती है और बननी भी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने यहाँ तक सुना। और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ, और ऐसे ही बातचीत चलती रहेगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।